नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के 5000 साल के इतिहास के एक जबरदस्त सफर पर। ये कहानी है लचीलेपन की, अलग अलग संस्कृतियों के मेल की और लगातार खुद को नया बनाने की। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? तो इसका जवाब यह है कि हम इसकी बड़ी बड़ी घटनाओं पर, उन अहम मोड़ पर फोकस करेंगे जिन्होंने इस महान धरती को आज का रूप दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को हमने 4 बड़े हिस्सों में बांटा है और ये सिर्फ टाइमलाइन नहीं है, समझिए कि ये वो 4 खंबे हैं जिन पर आज के भारत की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये जो शुरुआती दौर थे ना, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो वो कल्चरल और सोशल डीएनए है जिसने आगे आने वाली हर चीज की बुनियाद रखी। जरा सोचिए, दुनिया की पहली सबसे बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी के लोग कमाल के प्लानर थे। उनके शहर ग्रिड पर बसे थे और ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि आज भी देखकर हैरानी होती है। लेकिन एक चीज है जो आज भी राज है, उनकी लिखाई, उनकी लिपि, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। अब यहाँ से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग पहले कबीलों में घूमते थे, वो धीरे धीरे एक जगह बसकर खेती करने लगे। और इसी दौर में वर्ण व्यवस्था जैसा एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर भी बनने लगा, जिसने समाज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। और हाँ, महान वेदों की रचना भी इसी समय हुई। और अब हम पहुंचते हैं क्लासिकल एज के पीक पर, गुप्त काल। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, अरे ये तो वो जमाना था जब आर्ट, साइंस और फिलॉसफी में इतनी जबरदस्त तरक्की हुई कि भारत दुनिया के लिए ज्ञान का सेंटर बन गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्रांति है। 0, 0। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट इंसानियत के लिए सबसे बड़े तोहफों में से एक था। इसने मैथ्स और साइंस का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और आज की मॉडर्न कैलकुलेशंस को मुमकिन बनाया। उस दौर की क्रिएटिविटी और गहरी सोच को महसूस करना हो तो महान कवि कालिदास के इन शब्दों को सुनिए। ये उस वक्त की उम्मीद और समझदारी को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। तो मतलब गुप्त काल में मैथ्स से लेकर लिटरेचर और एस्ट्रोनॉमी तक हर फील्ड में इनोवेशन की एक लहर सी आ गई और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर आज भी महसूस होता है। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मध्य युग एक तरह का पतन का दौर था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो नए आइडियाज, नए शासकों और कल्चर के एक जबरदस्त मेलजोल का वक्त था, जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक नया रूप दिया। दिल्ली सल्तनत को देखिए, यहाँ एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया और इस पूरे दौर ने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर में परमानेंट बदलाव लाए। कुछ शासक जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाने गए, तो वहीं मोहम्मद बिन तुगलक जैसे लोग अपने बड़े लेकिन अक्सर फेल हो जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए याद किए जाते हैं। और फिर आते हैं मुगल। बाबर ने जिस सल्तनत की नींव रखी, वो अकबर जैसे बादशाहों के राज में अपनी बुलंदी पर पहुंची। अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी से अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और शाहजहां, उन्होंने तो दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया, जो आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होती। आम लोगों के बीच जमीनी स्तर पर भक्ति और सूफी आंदोलन चल रहे थे। ये आंदोलन समाज के कड़े ऊंच नीच के भेदभाव को चुनौती दे रहे थे। कबीर और मीराबाई जैसे संतों ने प्यार, भक्ति और बराबरी का पैगाम दिया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अब कहानी ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। समुंदर के रास्ते से एक नई ताकत आई, एक ऐसी ताकत जो भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे दौर की जो सब कुछ बदलने वाला था और बहुत कुछ तोड़ने वाला भी। जो लोग व्यापारी बनकर आए थे, वो बहुत जल्द ही यहाँ के मालिक बन बैठे। प्लासी की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। और फिर आया 1857 का गदर, जिसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह का ऐलान था। और इसी जुल्म के जवाब में एक नया आंदोलन खड़ा हुआ। लीडर थे महात्मा गांधी। उनकी अहिंसा की स्ट्रैटेजी धीरे धीरे और मजबूत होती गई। पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा और आखिर में भारत छोड़ो का वो नारा, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर,
आज़ाद भारत का जन्म, एक ऐसी जीत जिसमें बहुत दर्द भी छिपा था, और इसके साथ ही सामने थी एक नए देश को बनाने की बहुत बड़ी चुनौती। अगस्त 1947। आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। ये एक ऐसा पल था जिसमें एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बिछड़ने का गम। आज़ादी के बाद भारत के सामने एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश बनाने का बहुत बड़ा काम था। एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनाया। फिर हरित क्रांति हुई जिससे देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना। ये वो बड़े बड़े मील के पत्थर थे जिन्होंने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो ये थी वो कहानी, 5000 से भी ज्यादा सालों का सफर, लगातार बदलते रहने और हर हाल में ढल जाने की कहानी। ये एक ऐसी विरासत है जो वाकई प्रेरणा देती है और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, इस शानदार दास्तान का अगला चैप्टर क्या होगा।